शुभ संध्या मित्रों, मैं समाजशास्त्र अध्यापक दीपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर हमने प्रथम प्रश्न पत्र से आप लोगों को टॉपिक प्रारंभ किया हूं। कहां से? प्रथम प्रश्न पत्र से। और आप लोगों को मैं यह भी बता दिया हूं कि यूपीएससी और साथ में आपके पीएससी दोनों ही एग्जाम को टारगेट में रखते हुए आपके कार्य किए जा रहे हैं, ताकि आप स्टेट पीएससी के भी एग्जाम अगर वैकल्पिक विषय है तो वहां पर भी आप कार्य कर सकते हैं, और यूपीएससी में तो आपका होगा ही होगा। जो यूपीएससी और पीएससी में सिलेबस समान है उनका मैं पहले चर्चा कर लूंगा, और जैसे बिहार पीएससी हुआ और यूपी पीएससी हुआ, इनमें जो भी अंतर होंगे उन चीजों को मैं बता दूंगा कि ये बिहार पीएससी में है और ये यूपी पीएससी में है। तो इस दृष्टिकोण के आधार पर हमने आपके क्लासेस को प्रारंभ किया हूं। अब दोस्तों, हमने आपको जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में, समाजशास्त्र की विद्या शाखा, उसको प्रारंभ किया, जहां पर आपको प्रथम क्लास में बताया गया कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, क्योंकि समाजशास्त्र की डिफिनीशन ही नहीं पता है तो आप कार्य कैसे कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद यूपीएससी ने सिलेबस दिया है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, और उस टॉपिक को मैंने अच्छे तरीके से आपका समाप्त किया। फिर उसके बाद समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध एक टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ेंगे तो सिलेबस को तो वहां पर पता चलेगा। समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध को भी मैंने अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों, यूपीएससी ने एक टॉपिक दिया, और टॉपिक दिया आपका समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों से संबंध। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है, और उस उपयोगिता में मैंने आपको यह दिखाया कि सामाजिक जो समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए केवल एक कारक, सामाजिक कारक तो उत्तरदायी नहीं होता है, उसके साथ साथ राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है। इसी कारण यूपीएससी ने आपको दिया सिलेबस में टॉपिक कि समाजशास्त्र का अन्य विषयों से क्या संबंध है, और वहां पर मैंने आपको समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है और समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है, खत्म हो गया। आज आप लोगों का नया टॉपिक ले रहा हूं। आज आप लोगों का नया टॉपिक ले रहा हूं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ये आपका यूपीएससी में टॉपिक दिया है। तो आज हम ये टॉपिक जानेंगे कि समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। तो दोस्तों, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि कैसे घनिष्ठ संबंध है। आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि कैसे घनिष्ठ संबंध है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का कैसे घनिष्ठ संबंध है। तो एक आपका शब्द है सामाजिक मनोविज्ञान।
सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। ये दोस्तों मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो दोस्तों सामाजिक मनोविज्ञान के कारण समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में, इन दोनों ही विज्ञानों में नजदीकियां देखने को मिलती है। अब जैसे मान लो कि एक माता पिता है और मान लो पति पत्नी है, तो पति पत्नी में थोड़ा बहुत अनबन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन अचानक से उनको एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हुई और पुत्र और पुत्री के माध्यम से उन पति पत्नी में घनिष्ठता देखने को मिली। तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। तो कैसे? तो सामाजिक मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान की एक शाखा है और इसने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को एक दूसरे के नजदीक ला दिया। राइट। अब आइए, यहां पर आपको 3 शब्द देखने को मिल रहे हैं, एक समाजशास्त्र, एक मनोविज्ञान, एक सामाजिक मनोविज्ञान। तो आवश्यकता यह है कि इन तीनों को जान लिया जाए, तो और चीजों को अच्छी तरीके से हम जान लेंगे। राइट। तो हमने आपको यह चीज बताया कि समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है। समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसके माध्यम से मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन होता है। व्यवस्थित विषय क्यों है? तो व्यवस्थित विषय इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु है, इसकी अपनी विषय वस्तु है और इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से, अध्ययन के उद्देश्य से इसकी अपनी पद्धति है। राइट। अर्थात कि समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है और जिसके माध्यम से संपूर्ण मानव समाज का क्या हो रहा है? व्यवस्थित अध्ययन हो रहा है। व्यवस्थित विषय क्यों है? व्यवस्थित विषय इसलिए हुआ क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु हुई और इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से इसकी अपनी पद्धति है और पद्धति में आपका अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, आदि का प्रयोग होता है। हमने आपको यह पहले ही बता दिया है कि यह तथ्य को एकत्रित करने के लिए एक पद्धति है और इसको हम आपको यूनिट सेकंड जब पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल में आपको चर्चा करेंगे और वहां पर आपको डिटेल में समझाएंगे भी। तो दोस्तों समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसके माध्यम से मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन होता है।
व्यवस्थित इसलिए क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु है और इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से इसकी अपनी पद्धति है और पद्धति में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली इत्यादि का प्रयोग होता है। तो समाज शास्त्र आपका डिफाइंड हुआ। अब आएगा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है ये अब आप सोचोगे, तो आइए जान लेते हैं मनोविज्ञान क्या है। किसी को अगर पता हो कि मनोविज्ञान क्या होता है वो कमेंट करके बता भी सकता है। तो दोस्तों मनोविज्ञान अध्ययन में हम व्यक्ति अथवा उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान के अध्ययन में अगर इसके अध्ययन में केंद्रीय विषय देखा जाए तो इसके अध्ययन में केंद्रीय विषय क्या है? व्यक्ति या उसका व्यक्तित्व। व्यक्ति या उसका व्यक्तित्व अर्थात की पर्सनैलिटी। राइट? तो जैसे एक व्यक्ति है तो मनोविज्ञान के अंदर मान लो कि यह व्यक्ति क्या है? रमेश है। मान लो यह व्यक्ति क्या है? इसका नाम रमेश है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत रमेश का अध्ययन होगा प्लस रमेश की क्या पर्सनैलिटी है अर्थात कि उसका व्यक्तित्व क्या है, तो उसके व्यक्तित्व का अध्ययन होगा। राइट? सभी को समझ में आया? वो कमेंट कर दे जिनको समझ में आया हो। तो दोस्तों मनोविज्ञान के अध्ययन में व्यक्ति अथवा उसके व्यक्तित्व का बिल्कुल केंद्रीय विषय रहता है। अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो व्यक्तित्व एवं व्यक्ति की मानसिक स्थितियां। व्यक्तित्व एवं व्यक्ति की मानसिक स्थितियां, इसको हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक चीज समझना है जिसको आपको नोट बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर बार बार एक व्यक्तित्व शब्द आ रहा है, तो व्यक्तित्व शब्द को जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि क्या होता है। अगर हम व्यक्तित्व शब्द जान लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा चीजों को जानना, लेकिन इसको नोट नहीं करना है। सभी को जो सिलेबस में ये टॉपिक है इसको बहुत व्यापक स्तर पे नहीं बनाना है। समझ लेना है कि व्यक्तित्व क्या है, आखिरकार व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। यह अपने मन मस्तिष्क में बस सोचिए थोड़ा सा, बस हम बताने भी वाले हैं। अगर किसी को पता हो व्यक्तित्व क्या होता है वो बता सकता है ना? तो दोस्तों यह शब्द को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मनोविज्ञान के अध्ययन में केंद्रीय विषय क्या है? व्यक्ति अथवा उसका व्यक्तित्व। जैसे मैंने बताया कि मान लो कि यह व्यक्ति रमेश है तो मनोविज्ञान में रमेश का अध्ययन होगा, और रमेश की व्यक्तित्व कैसी है उसका अध्ययन होगा। तो दोस्तों अन्य शब्दों में हमने क्या कहा? व्यक्तित्व एवं व्यक्ति की मानसिक स्थितियां। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि व्यक्तित्व का है क्या है। इसको आप रफ कार्य में ही बस समझिएगा, इसको आप टॉपिक में ना जोड़िएगा। बस जान लेते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है।
बड़ा प्यारा शब्द है, और सभी लोगों का अपना अपना एक व्यक्तित्व होगा। सभी लोग जो हमसे पढ़ रहे हैं सभी का अपना अपना व्यक्तित्व होगा, अपनी अपनी पर्सनालिटी होगी। तो क्या आपको पता है कि व्यक्तित्व क्या होता है? अगर किसी को पता होगा तो वो जरूर बताना, और जब जान लेना तो भी बताना कि हमको यह चीज पता था या नहीं। तो दोस्तों, व्यक्तित्व जो होता है वह आंतरिक मूल्य, बाह्य व्यवहार और शारीरिक संरचना, ठीक है। तो क्या क्या व्यक्तित्व में? आंतरिक मूल्य, बाह्य व्यवहार और शारीरिक विशेषताएं। एक व्यक्तित्व में इन तीनों का सम्मिलित रूप होता है, ठीक है। तो आंतरिक मूल्य, बाह्य व्यवहार और दोस्तों शारीरिक विशेषताएं, इन तीनों का यह बिल्कुल मिला हुआ रूप होता है। अब जैसे दोस्तों, जैसे जैसे मूल्यों का प्रभाव होता है व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है। तो यह आपका आंतरिक मूल्य हो गया। अर्थात कि जैसे जैसे हमारे ऊपर मूल्यों का प्रभाव होगा, जैसे जैसे हमारे अंदर मूल्य समाहित होंगे, वैसे वैसे ही हम अपने व्यवहार को जाहिर करते हैं। तो यह व्यक्ति का आंतरिक मूल्य होगा। और दोस्तों, व्यक्ति का जो रंग रूप है या उसका आचार व्यवहार है, यह व्यक्ति का बाह्य व्यवहार हुआ, राइट। जैसे व्यक्ति का रंग रूप और इसका आचार व्यवहार, यह बाह्य व्यवहार हुआ। अब शारीरिक विशेषताओं में कोई बहुत ताकतवर है तो कोई जो है कमजोर है, कोई छोटे कद का है तो कोई बहुत लंबा है, कोई मिडिल में है। तो एक व्यक्तित्व में आंतरिक मूल्य, बाह्य व्यवहार, शारीरिक विशेषताएं, इन तीनों का सम्मिलित रूप होता है। आंतरिक मूल्य में जैसे जैसे हमारे ऊपर मूल्यों का प्रभाव होता है, हम वैसे वैसे व्यवहार करते हैं। तो यह व्यक्ति की आंतरिक मूल्य हो गए। और बाह्य व्यवहार में जो, जैसे मेरा एक रंग रूप है, बड़े बड़े दाढ़ी रखे हैं, बाल रखे हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, सॉरी टी शर्ट नहीं, रंग रूप। अब थोड़ा भाई मैं सांवला हूं तो आपका ये रंग रूप हो गया, और जो मेरा आचार व्यवहार है तो ये बाह्य व्यवहार हो गया। और शारीरिक विशेषता, ताकतवर कोई है, कोई कमजोर है, कोई छोटे कद का है, कोई बड़ा है, कोई मिडिल में है। तो इन तीनों का सम्मिलित रूप आपका क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। और ये जो व्यक्तित्व होता है दोस्तों, यह जन्मजात नहीं होता है कि आपको जन्म से प्राप्त हो जाती है, इसको आप अर्जित करते हैं। अब आप जब पैदा हुए तो आपके अंदर क्या था? बिल्कुल आप एक अबोध बालक थे जिसको कोई ज्ञान नहीं था, चाहे तो आपको पशुतुल्य भी कहा जाए, एक आप पशु समान थे, विवेक ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमको मूल्यों की प्राप्ति होती गई, हम वैसा वैसा व्यवहार करने लगे, ये हमारा आंतरिक मूल्य हो गया। अब कुछ हमारा रंग रूप, और जैसे मैं गोरा हो गया, कोई काला हो गया, तो और आचार व्यवहार, ये आपका बाह्य व्यवहार हो गया। और धीरे धीरे बड़े होने लगे, कुछ ताकतवर हो गए, कुछ कमजोर हो गए। तो व्यक्तित्व जन्मजात नहीं होता है, हम इसे अर्जित करते हैं। और दोस्तों, व्यक्तित्व में परिवर्तन भी
संभव होता है। तो दोस्तों आपके मन में आएगा कि व्यक्तित्व कैसे बनता है, यह व्यक्तित्व कैसे बन जाता है। तो व्यक्तित्व सामाजिकरण की प्रक्रिया में निर्माण होता है। अगर आप किशोरावस्था से युवावस्था में, किशोरावस्था से पहले आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। जब आप किशोरावस्था से युवावस्था में पहुंचते हैं तब जाकर आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि किशोरावस्था से पहले तो आपका अच्छे तरीके से सामाजिकरण ही नहीं हुआ है, तो आपका कैसे होगा। लेकिन किशोरावस्था से जैसे ही आप युवावस्था में जाते हैं तो वहां पर आपका व्यक्तित्व का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। सामाजिकरण का मतलब कि जैसे जैसे हम समाज से बिल्कुल हमारा अंतर संबंध होता है वैसे वैसे हम चीजें सीखते चले जाते हैं। एक बच्चा धीरे धीरे अपने घर में बड़ा हो रहा है तो अपने माता पिता से, धीरे धीरे अपने रिश्तेदार से, चहर दीवारी को फिर लांघ के अपने आसपास पड़ोस में, फिर धीरे धीरे स्कूल जाएगा तो स्कूल में, और स्कूल के बाद बड़े कॉलेज में जाएगा वहां, और वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये आपका थोड़ा बहुत मैंने व्यक्तित्व के विषय में आपको चर्चा कर दी। तो यहां पर मनोविज्ञान के अंतर्गत आपका मनोविज्ञान में जो अध्ययन का केंद्रीय विषय है व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व होता है, राइट। अब दोस्तों यहां पर आपने देखा अन्य शब्दों में व्यक्ति एवं व्यक्ति की मानसिक स्थिति। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, तो एग्जाम्पल आप लोग जान लीजिए कि उदाहरण क्या हुआ, ठीक है। आइए जानते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है। तो दोस्तों हमने अभी तक मनोविज्ञान के विषय में जाना। तो इसके अध्ययन का केंद्रीय विषय व्यक्ति या उसका व्यक्तित्व, या हम दूसरे शब्दों में कहें व्यक्तित्व एवं व्यक्ति की मानसिक स्थिति। अब एग्जाम्पल में अगर हम आएंगे तो उदाहरण के तौर पे संवेग। संवेग की इंग्लिश क्या हुई, इमोशनल, राइट, इमोशन। तो संवेग क्या हुआ, एक भावनात्मक स्थिति हुई जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की, एक यह व्यक्ति है, इस व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, राइट। ये मान लो कि यहां पर रमेश जी हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति की उत्तेजित दशा को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो संवेग एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो व्यक्ति की उत्तेजित दशा, जैसे मान लीजिए कि भय, क्रोध, प्रसन्नता, हर्ष, दुखी, तो यह क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अब जैसे मान लो कि आप रास्ते से चल रहे हो, कोई आपको कहा हु तेजी से, तो आप तुरंत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर क्या कर रहा है, आक्रमण करने वाला है। तो ये आपकी क्या हुई, एक उत्तेजित दशा हुई, आप तुरंत उत्तेजित हो गए। अब मान लो कि किसी की डेथ हो गई और जैसे ही घर में उस डेथ बॉडी पहुंची, लोगों के आंख से बिल्कुल आंसू निकलने लगे। तो संवेग क्या है, एक भावनात्मक स्थिति है। संवेग एक भावनात्मक स्थिति है और इसमें क्या देखने को मिलता है, जब मनुष्य का शरीर, मनुष्य का बॉडी, ये मेरे एक बॉडी है और यह उद्दीप्त होता है, उत्तेजित होता है। अब जैसे मैं अचानक किसी बात को लेकर हंसने लगा,
वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो अचानक मेरे अंदर क्या हो रहा है, प्रसन्नता की लहर जो है तुरंत उठती चली जा रही है। तो आपका मनोविज्ञान में संवेग का अध्ययन होता है, इमोशन का अध्ययन होता है, एक मनोवृत्ति, राइट, मनोवृत्ति, अर्थात की एटीट्यूड। तो मनोवृत्ति मतलब मन की स्वाभाविक स्थिति, मन की स्वाभाविक, मन की स्वाभाविक स्थिति। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत संवेग का अध्ययन हो रहा है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवृत्ति का अध्ययन हो रहा है, मनोविज्ञान के अंतर्गत लर्निंग, सीखना, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन हो रहा है, और मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रत्यक्ष ज्ञान का अध्ययन होता है, राइट। तो अभी हम लोग समाजशास्त्र जान लिए और मनोविज्ञान जान लिए। अब दोस्तों जो समाज शास्त्र के नजदीक मनोविज्ञान को लेकर आया वह मनोविज्ञान की एक शाखा है, उसका नाम क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान। तो सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, आइए अब उससे जान लेते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। तो यह एक मनोविज्ञान की क्या है, शाखा है, और इसने समाज शास्त्र के नजदीक मनोविज्ञान को ला दिया। तो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इस तथ्य का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि कौन से तथ्य का, तो किसी दूसरे व्यक्ति की जो वास्तविक, काल्पनिक अथवा प्रच्छन्न उपस्थिति है उसका हमारे विचार, संवेग अथवा व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है। मतलब कि ये जो सामाजिक मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत उन तथ्यों का सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत उन तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति, अब मान लो कि यह एक दूसरा व्यक्ति है और ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये कोई दूसरा व्यक्ति रमेश है, राइट। अब किसी दूसरे व्यक्ति की वास्तविक, काल्पनिक तथा उसकी प्रच्छन्न उपस्थिति, तो दूसरे व्यक्ति की वास्तविक, काल्पनिक अथवा प्रच्छन्न उपस्थिति
ये दूसरा व्यक्ति है, राइट, सेकंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति, और यहां पर मैं हूं। तो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत उन तथ्यों का एक साइंटिफिक स्टडी हो रहा है जहां पर किसी सेकंड पर्सन का, किसी दूसरे व्यक्ति का वास्तविक, काल्पनिक अथवा प्रच्छन्न उपस्थिति का हमारे विचार, संवेग अथवा व्यवहार, हमारे विचार, संवेग अथवा व्यवहार, अर्थात कि हमारे इमोशन पर, हमारे थॉट पर, हमारे बिहेवियर में किस प्रकार से प्रभावित करता है, को किस प्रकार से प्रभावित करता है, राइट। तो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत उन तथ्यों का हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं जहां पर एक सेकंड पर्सन की वास्तविक, काल्पनिक अथवा प्रच्छन्न उपस्थिति का हमारे विचार, संवेग, व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। अर्थात कि दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है, व्यक्ति एक दूसरे के बारे में कैसे सोचता है तथा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करता है। अब दोस्तों हम एक समाज के सदस्य हैं, लेकिन समाज में और दूसरे भी सदस्य हैं और सभी में एक अंतर संबंध है। तो हमारा और हम किसी अन्य दूसरे व्यक्ति का, और वह मेरे बारे में कैसे सोचता है, क्या सोचता है और कैसे हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, वह सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, राइट। सभी को समझ में आ गया? अगर किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सामाजिक मनोविज्ञान यह जानने का प्रयास करता है कि व्यक्ति एक दूसरे के बारे में कैसे सोचता है और वह एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों अब आप सोचो कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जिन प्रक्रियाओं का अध्ययन है, सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जिन प्रक्रियाओं का अध्ययन है, सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जिन प्रक्रियाओं का अध्ययन है, उनमें आपका क्या क्या आएगा? उनमें आपका भीड़। अब दोस्तों मॉब लिंचिंग, अब आप सोचो कि एक मानव जो हमेशा मानवता के क्रियाकलाप को अनुसरण करता है, बहुत मानवतावादी व्यक्ति है। मान लो कि यह व्यक्ति रमेश ही है, रमेश को इस बार कटघरे में हमेशा लिया जाए तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हमारे दिमाग में नाम आता है। तो दोस्तों मान लो कि ये रमेश है, बहुत मानवतावादी व्यक्ति है। लेकिन
क्या हुआ कि अचानक रमेश के, लेकिन यह एक हिंदू धर्म का व्यक्ति है, ठीक है। अभी सोचिए, रमेश एक मानवतावादी व्यक्ति है और वह हिंदू धर्म का व्यक्ति है। अब यहां पर मान लो कि अब्दुल्ला एक व्यक्ति है और यह मुस्लिम विचारधारा के व्यक्ति हैं। अब क्या हुआ कि ये जो अब्दुल्ला है एक काली पन्नी लेकर और उस काली पन्नी में कुछ सामान लिए हैं, ठीक है, कुछ सामान लिए हैं और वह अपने घर की ओर जा रहे हैं। लेकिन अचानक रमेश के ऊपर, मानवतावादी व्यक्ति है लेकिन अचानक रमेश पर ये हिंदू धर्म का जो विचारधाराएं हैं वह उस पर हावी हुआ। अर्थात कि हिंदू धर्म का मतलब एक समूह, तो एक समूह की विचारधारा उनके ऊपर हावी हुआ। अब जैसे ही इनके ऊपर हावी हुआ, रमेश को लगा कि यह जो व्यक्ति है यह काली पन्नी में गाय का मांस लेकर जा रहा है, जबकि इनको चेक करना चाहिए था और चेक करने के बाद भी आप उसकी पिटाई करने के लिए आपके ऊपर अधिकार नहीं है। इसका कार्य करने का उत्तरदायित्व पुलिस प्रशासन को है। लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो हमेशा मानवतावादी विचारधारा का व्यक्ति था, लेकिन अचानक से उसके ऊपर हिंदू समूह का जो धार्मिक चीजें हैं उस पर हावी हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को बहुत माता का दर्जा दिया जाता है। और उसको लगा कि यह काली पन्नी में गाय का मांस लेकर जा रहा है और तुरंत रमेश सारी भीड़ को इकट्ठा किया हिंदुओं की और उसको सब लोग मिलकर उस भीड़ ने पिटाई कर दी और अंतोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन होगा। दूसरी ओर दोस्तों भीड़ के बाद आपका जनमत, जाहिर सी बात है एक नेता व्यक्ति सत्ता की प्राप्ति की हमेशा लालसा होती है और वह जनमत को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, तो वह मनोविज्ञान का विषय वस्तु हो जाता है। प्रचार, एडवर्टाइजमेंट। आप कभी भी एक मॉल में गए, मान लो ये एक शॉपिंग मॉल है, ये एक बिग बाजार है, ठीक है, ये एक बिग बाजार है। मान लो कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बिग बाजार में गए। अब यहां पर बिग बाजार में आप जाओगे तो यहां पर छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे की लंबाई कितनी होगी, तो उस लंबाई के अनुसार यहां पर चॉकलेट, उनसे संबंधित वस्तुएं रखी रहेंगी। तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर कि छोटो बच्चों की लंबाई तो उतनी है नहीं, तो वह ऊपर तक तो देखेगा नहीं, लेकिन उसके लंबाई के अनुसार अगर सामान रखे होंगे तो वो अपने माता पिता से जिद करेगा कि नहीं मुझे दिलाइए। तो हमेशा उत्पाद जो पूंजीपति व्यक्ति है उसको लाभ होगा। तो एक पूंजीपति भी अपने तमाम प्रक्रियाओं में मनोवैज्ञानिक पहलुओं का उपयोग करता है। तो दोस्तों भीड़, जनमत, प्रचार और दोस्तों व्यवहार, तो दोस्तों इत्यादि, यह सब सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इन प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। अब आप सोचो कि अब इन अध्ययनों से मान लो कि इससे प्राप्त जो निष्कर्ष हैं
इससे प्राप्त जो निष्कर्ष हैं, राइट, इनसे प्राप्त निष्कर्ष, इनसे प्राप्त निष्कर्ष, इनसे प्राप्त निष्कर्ष, इन सभी से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग समाज शास्त्र के अंतर्गत होगा, क्योंकि इनसे प्राप्त निष्कर्ष जो है समाज शास्त्र के लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, सामाजिक मनोविज्ञान जो है वह समाज शास्त्र और मनोविज्ञान को एक दूसरे के नजदीक लाया कि नहीं लाया, कमेंट करिएगा। आपको मैंने स्पष्ट किया, आप लोगों को समझ में आ गया कि सामाजिक मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान की एक शाखा है, उसने मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को एक दूसरे के नजदीक ला दिया। अब दोस्तों आगे चलते हैं, एक इन सब की अब पृष्ठभूमि में चलेंगे, ठीक है, इन सब की पृष्ठभूमि पर चलेंगे और अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे हैं समाजशास्त्र में प्रारंभिक समाजशास्त्री थे वो प्रत्यक्षवादी व्यक्ति थे। तो जो प्रारंभिक समाजशास्त्री वे प्रत्यक्षवादी कहलाए, वे क्या कहलाए? प्रत्यक्षवादी कहलाए, राइट। प्रत्यक्षवादी का मतलब पॉजिटिविज्म, ठीक है, प्रत्यक्षवादी का मतलब पॉजिटिविज्म, राइट। तो जो हमारे यहां प्रारंभिक समाजशास्त्री थे वो क्या कहलाए? प्रत्यक्षवादी कहलाए। तो ये जो दोस्तों प्रत्यक्षवादी होते हैं, ये समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? एक विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, क्योंकि पॉजिटिविज्म जो होता है वह हमेशा तथ्यवाद पर आधारित होता है। तो मतलब कि दोस्तों जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे वे प्रत्यक्षवादी कहलाए और समाजशास्त्र को वो एक विज्ञान मानते हैं, अर्थात कि यह उन्हीं चीजों को स्वीकार करेंगे, यह उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करेंगे जिनको यह प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते थे। इन्होंने समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र से और मनोविज्ञान से पूर्णतः भिन्न एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे। ये जो प्रत्यक्षवादी थे ये समाजशास्त्र को किससे? दर्शन शास्त्र से और मनोविज्ञान से भिन्न, ठीक है। इन्होंने समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान से बिल्कुल भी भिन्न एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे। किसको? समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे, राइट। किससे? इन दोनों से पूर्णतः भिन्न, ठीक है। अर्थात कि
ये जो आपके प्रत्यक्षवादी थे, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते थे, यह समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान से पूर्णतः भिन्न एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को विकसित करना चाहते थे। तो ये जो प्रत्यक्षवादी थे, ये समाजशास्त्र को क्या मानते थे? एक विज्ञान मानते थे। आपको पता है समाजशास्त्र को क्या मानते थे? एक विज्ञान मानते थे, जिनके माध्यम से उन नियमों को प्राप्त किया जा सकता है जो मनुष्य को व्यवहारिक रूप से नियंत्रित करते हैं। अर्थात कि समाजशास्त्र को ये प्रत्यक्षवादी एक विज्ञान मानकर, एक विज्ञान मानते हुए, और इसके माध्यम से यह उन नियमों को प्राप्त करना चाहते थे जिससे कि मानव के जो व्यवहार है उनको कंट्रोल, नियंत्रण किया जा सके। लेकिन दोस्तों, दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान नहीं होता है, इसे हम समाज शास्त्र से जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। राइट? तो दोस्तों, जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे वे प्रत्यक्षवादी कहलाए। वो जो प्रत्यक्षवादी होते वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, और इन्होंने समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान से पूर्णतः भिन्न एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे। इन लोगों का मानना था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसके माध्यम से हम उन नियमों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके माध्यम से हम मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जबकि दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान नहीं होता है और हम इसे समाजशास्त्र से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि ये दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान नहीं होता, इसी कारण हम इसको समाजशास्त्र से जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार राइट, इसी प्रकार मनुष्य की क्रियाओं में यदि मनुष्य की क्रियाओं में, राइट, इसी प्रकार यदि मनुष्य की क्रियाओं में हम किसको महत्व दें? मानसिक कारकों की। इसी प्रकार मनुष्य की क्रियाओं में मानसिक कारकों की भूमिका, अर्थात कि आंतरिक गुणों के प्रभाव को जोड़ दिया जाए। आंतरिक गुणों के प्रभाव पर जोर दिया जाए। इसी प्रकार यदि मनुष्य की क्रियाओं में मानसिक कारकों की भूमिका, अर्थात आंतरिक गुणों के प्रभाव पर जोर दिया जाए, तब दोस्तों मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित वाले, तब मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों की हम खोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। नियमों को
प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। राइट? तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि समाजशास्त्र को, क्योंकि दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान नहीं है, तो हम समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य की क्रियाओं में मानसिक कारकों की भूमिका अर्थात कि आंतरिक गुणों के प्रभाव पर जोर दिया जाए, तो दोस्तों हम अगर आंतरिक गुणों के प्रभाव पर जोर देंगे तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में और भी कारक जिम्मेदार हैं। तो अगर हम मनुष्य की क्रियाओं में सिर्फ और सिर्फ हम आंतरिक गुणों या मानसिक कारकों पर ज्यादा से ज्यादा जोर देंगे तो मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हम नियमों को प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी कारण समाजशास्त्र मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। आइए तो दोस्तों अब हम लोग क्या क्या समझ लिए थोड़ा सा, तो हम लोग यह समझे कि जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे वो प्रत्यक्षवादी कहलाए। वो समाजशास्त्र को एक साइंस मानते हैं और समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान से उन्होंने पूर्णतः भिन्न एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे। राइट? तो यह दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को क्या करना चाहते थे? बिल्कुल भिन्नात्मक रूप में विकसित करना चाहते थे। और इन्होंने समाज शास्त्र को एक विज्ञान इसलिए माना क्योंकि हम इसके माध्यम से उन नियमों को प्राप्त कर सकते हैं जो मनुष्य को व्यवहार को नियंत्रित करता है। राइट? तो इन प्रारंभिक समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी का यह मानना था। और दोस्तों दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान नहीं है। अब ये अपना अपना तर्क देंगे, तो इनका कहना है कि प्रत्यक्षवादी का दर्शन शास्त्र में कोई विज्ञान नहीं है, इस कारण समाज शास्त्र से इसका कोई सरोकार नहीं है। फिर उसके बाद इनका ये कहना है, इसी प्रकार यदि मनुष्य की क्रियाओं में मानसिक कारकों की भूमिका अर्थात कि आंतरिक गुणों के प्रभाव पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, तब मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों को हम प्राप्त करने में बिल्कुल असफल हो जाएंगे और असंभव हो जाएगा। इस आधार पर समाजशास्त्र राइट? तो समाजशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन हो रहा है? मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। राइट? तो समाजशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन हो रहा है? मानव व्यवहार का अध्ययन हो रहा है, जो कि सामाजिक कारकों, जो कि सामाजिक कारकों जैसे, जो कि सामाजिक कारकों जैसे कि, जो कि सामाजिक कारकों जैसे कि मानदंड एवं मूल्यों से प्रभावित होते हैं। मानदंड
एवं मूल्यों से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और जो कि सामाजिक कारकों जैसे कि मानदंड एवं मूल्यों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो एक शब्द आया मानदंड और एक शब्द आया मूल्य। तो मानदंड क्या होते हैं? तो दोस्तों, समाज जो होता है ना, वह अपने सदस्यों से कुछ अपेक्षा करता है कि जो भी हमने आदर्श आचरण या व्यवहार निर्धारित किए हैं, आप उसका पालन करें। समाज ये आपसे अपेक्षा करता है, तो ये आपके क्या कहलाए? मानदंड कहलाए। मतलब कि समाज अपने सदस्यों के लिए कुछ निश्चित प्रकार के आदर्श आचरण या व्यवहार निर्धारित करते हैं, जिनका पालन करना उसके सदस्यों से अपेक्षित होता है। अर्थात कि यह एक समाज है। और इस समाज ने अपने आदर्श आचरण व्यवहार निर्धारित कर दिया है। अब यहां पर जो प्यूपिल हैं, जो लोग हैं, समाज इन सभी से यह अपेक्षा करता है कि वह इन मानदंडों का पालन करे। अब मान लो कि इन मानदंडों के पालन में असफल हो गए, मान लो कि कोई इन मानदंडों को तोड़ा, तो समाज के क्रोध का भी सामना करना पड़ेगा। तो लोग इन मानदंडों को पालन करते हैं। तो समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब इसमें किस प्रकार का व्यवहार है जो कि सामाजिक कारकों जैसे मानदंड एवं मूल्यों से प्रभावित होता है। अब यहां पर इस समाज में जो मानवीय व्यवहार होगा, उसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत होगा। और दोस्तों, मूल्य क्या है? तो मूल्य जो होता है किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मतलब कि मूल्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस क्वालिटी से है, उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है। तो मूल्य का व्यक्ति के जो मूल्य है, उन मूल्यों का व्यक्ति के आचरण और व्यक्तित्व तथा उसके कार्यों पर बिल्कुल स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। तो यह मानदंड और मूल्य हो गए, और यह क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। थोड़ा सा मूल्य को मैं थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूं, यहां पर जोड़ना बिल्कुल भी मत। अब जैसे यहां पर सिर्फ मैं रफ करा रहा हूं, थोड़ा सा मूल्यों के प्रकार आपको कई मूल्य दिखा देते हैं ना, राइट। दृष्टिकोण, ठीक, मूल्यों के प्रकार दृष्टिकोण के आधार पर, एक उद्देश्य के आधार पर, एक विषय क्षेत्र के आधार पर, और एक कार्य के आधार पर। ठीक है, मूल्यों के प्रकार में एक दृष्टिकोण के आधार पर, एक उद्देश्य के आधार पर, एक विषय क्षेत्र के आधार पर, एक कार्य क्षेत्र के। पॉजिटिव मूल्य और नेगेटिव मूल्य देखने को मिलेंगे।
दृष्टिकोण में एक सकारात्मक मूल्य दिखेगा, एक नकारात्मक मूल्य दिखेगा। अब आपका पॉजिटिव मूल्य क्या है? तो पॉजिटिव मूल्य में अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, आपका शांति, धैर्य, सत्य, ये एक पॉजिटिव मूल्य है, राइट। धैर्य अर्थात कि एक पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये पॉजिटिव मूल्य है। लेकिन नकारात्मक मूल्य अहिंसा, अन्याय, कायरता, ये सब आपके नेगेटिव मूल्य हैं। और उद्देश्य के आधार पर एक साध्य मूल्य होगा और एक साधन मूल्य होता है। साध्य का मतलब लक्ष्य, अर्थात कि वे सभी वस्तुएं या अवस्थाएं जो क्या है, स्वयं में शुभ होता है। अब जैसे साध्य, आपका साध्य बना कि हमें अपने देश को आजाद कराना है, तो ये आपके साध्य मूल्य हो गए। अर्थात वे सभी वस्तुएं या अवस्थाएं जो स्वयं में क्या होती हैं, शुभ होती हैं। और साधन मूल्य जो अपने आप में शुभ नहीं है, जो अपने आप में शुभ नहीं है, बल्कि किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में वह क्या होता है, शुभ होता है, तो आपके साधन मूल्य हो गए। अब विषय क्षेत्र के आधार पर, तो विषय क्षेत्र के आधार पर आपके सामाजिक हो गए, मानवीय मूल्य हो गए, ठीक है, सामाजिक हो गए, मानवीय हो गए, भौतिक हो गए और मनोवैज्ञानिक मूल्य हो गए। ये सिर्फ रफ करा रहा हूं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे मूल्य है। तो आपके सामाजिक मूल्य में जैसे आपके अधिकार, कर्तव्य, न्याय, ये इत्यादि आपके क्या है, सामाजिक मूल्य है। और मानवीय मूल्य में नैतिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य में क्या, न्याय, ईमानदारी, तो ये आपके क्या है, मानव मूल्य है। तो मानव मूल्य में नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य आता है। तो नैतिक मूल्य आपका क्या हो गया, न्याय, ईमानदारी, और आध्यात्मिक मूल्य में आपका क्या आ जाएगा, शांति, प्रेम, अहिंसा, तो ये सब आपके आध्यात्मिक मूल्य है। भौतिक मूल्य अर्थात कि भोजन, मकान, ये सब आपके क्या है, भौतिक मूल्य में आएंगे। और मनोवैज्ञानिक मूल्य में आपके प्रेम, दया, करुणा, ये सब आपके मनोवैज्ञानिक मूल्य है। और दोस्तों कार्य क्षेत्र के आधार पर, तो कार्य क्षेत्र के आधार पर आपका एक पॉलिटिकल मूल्य हो गया, राजनीतिक मूल्य, जैसे ईमानदारी, सेवा भाव, ये आपके क्या है, राजनीतिक मूल्य है। और आपके एक न्यायिक मूल्य हो जाता है, तो न्यायिक मूल्य में क्या हुआ, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी और निष्पक्षता, ये सब आपके क्या है, न्यायिक मूल्य है। और एक व्यवसायिक मूल्य, व्यवसायिक मूल्य में आपके क्या आ जाएंगे, जवाबदेही, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ये सब आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये आपको एक रफ कार्य में थोड़ा बहुत मूल्यों को दिखा दिया। तो इतने ढेर सारे मूल्य हो चुके हैं, तो अब आप सोचिए कि ये सब मूल्य मानव व्यवहार का अध्ययन, समाजशास्त्र के अंतर्गत किनका अध्ययन हो रहा है, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जो कि सामाजिक कार्य को, जैसे कि मानदंड, तो एक समाज में मैंने आपको चित्रण किया और वहां पर दिखाया कि एक समाज में आपको क्या दिख रहा है, आदर्श, आचरण, व्यवहार, और ये समाज ने बनाया है, ये समाज ने ऐसे आदर्श, आचरण, व्यवहार बनाया है, और वह अपने सदस्यों से अपेक्षा कर रहा है कि इन आदर्श आचरणों एवं व्यवहारों का आप पालन करें। तो ये मानदंड और मूल्य जो आपको पूरा मूल्य दिखा है, सत्यनिष्ठा हो, सेवा भाव हो, नैतिक मूल्य हो, आध्यात्मिक मूल्य हो, राजनीतिक मूल्य हो, भौतिक मूल्य हो, न्यायिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, तो ये सभी मूल्य क्या कर रहे हैं, प्रभावित करते हैं, राइट दोस्तों। तो आपको समाजशास्त्र के अंतर्गत ये चीज देखने को मिल रहा है। तो दूसरी ओर मनोविज्ञान में भी, तो दोस्तों दूसरी ओर मनोविज्ञान में किसका अध्ययन कर रहे हैं, अगर समाजशास्त्र के अंतर्गत इन चीजों का अध्ययन हो रहा है, तो दूसरी ओर मनोविज्ञान में भी तो मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के
व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। अर्थात कि मनोविज्ञान में भी किसका अध्ययन हो रहा है? मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन हो रहा है, जो कि मनुष्य के आंतरिक गुणों का अध्ययन होता है, जो कि मानव के आंतरिक गुणों का अध्ययन होता है। अर्थात कि हम कह सकते हैं चरित्रों का अध्ययन करते हैं। राइट? तो मनोविज्ञान में भी किसका अध्ययन हो रहा है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अर्थात कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों का अध्ययन होता है, अर्थात कि चरित्रों का अध्ययन होता है। तो मनोविज्ञान में भी मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, जो कि मनुष्य के आंतरिक गुणों अर्थात चरित्रों का अध्ययन होता है। राइट? अब दोस्तों, यदि मानसिक कारकों को हम बहुत ज्यादा महत्व दें, राइट, अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पे। यदि हम मानसिक जो कारक हैं, अब इसको हमने क्या दिया? बहुत ज्यादा महत्व दिया। तो जब हम मानसिक कारकों का बहुत ज्यादा महत्व देंगे तो समाज शास्त्र का महत्व क्या होगा? समाज शास्त्र का जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वह स्वतः घट जाएगा। कमेंट करिएगा आप लोग, घटेगा कि नहीं घटेगा? अगर हम मानसिक कारकों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं तो ऐसे में सामाजिक कारकों का महत्व घट जाएगा। तो ऐसे में हम क्या देखेंगे? जैसे समाजशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन हो रहा है? सामाजिक कारक। तो जब हम एक और मानसिक कारक को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो जब हम मानसिक कारकों को बहुत ज्यादा महत्व देंगे तो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक कारक है उसका महत्व स्वतः घट जाएगा। इसी कारण समाजशास्त्र ने क्या काम किया? मनोविज्ञान से भिन्न अपने आप को एक विषय के रूप में उसको जिंदा रखना है, एक अलग विषय के रूप में, एक व्यवस्थित विषय के रूप में। तो इसी कारण समाजशास्त्र ने अपने आप को मनोविज्ञान से भिन्न एक विषय के रूप में स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया और लगातार प्रयास किया। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि सामाजिक मनोविज्ञान ने इस समाजशास्त्र को मनोविज्ञान के नजदीक तो ला दिया। राइट? तो समाजशास्त्र को, जब मनोविज्ञान को हमने अलग अलग पहलुओं में जाना, तो समाजशास्त्र ने यह चीज प्रयास किया कि हम एक अलग विषय के रूप में अपने आप को विकसित करना चाहते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब मानसिक कारक को ज्यादा महत्व देंगे तो सामाजिक कारकों का महत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसी कारण समाजशास्त्र ने अपने आप को मनोविज्ञान से भिन्न एक विषय के रूप में स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया। लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक पहलू कहीं ना कहीं से आज स्वतः आते हुए दिखाई देते हैं। तो आइए थिंकरों के माध्यम से जानते हैं कि कैसे। दुर्खिम। तो दोस्तों, दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री रहे हैं। आपको मैंने बताया प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? एक विज्ञान मानते हैं। और ये जो प्रत्यक्षवादी हैं वह समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान से पूर्णतः भिन्न समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, दुर्खिम नहीं चाहेंगे कि हमारे अध्ययन में मानसिक कारकों की भूमिका आ जाए।
लेकिन दोस्तों दुर्खिम भी अपने आप को बचा नहीं पाए। आत्महत्या के सिद्धांत में, दुर्खिम की आत्महत्या सिद्धांत आपको आगे पढ़ाएंगे, बस यहां इतना ही जानिए। आत्महत्या का सिद्धांत, तो दुर्खिम आत्महत्या के सिद्धांत को एक्सप्लेन किए और इसको समझाने का उन्होंने प्रयास किया। और इस आत्महत्या के सिद्धांत में जब उन्होंने समझाने का प्रयास किया तो इसके पीछे मात्र इन्होंने सामाजिक कारक को उत्तरदायी ठहराया। सामाजिक कारक, इनका कहना है कि आत्महत्या के पीछे केवल और केवल सामाजिक कारक उत्तरदायी होते हैं, परंतु आगे इनको स्वीकार करना पड़ा। बाद में दुर्खिम महोदय स्वीकार किए, दुर्खिम महोदय एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं, आत्महत्या के पीछे सामाजिक कारक के साथ साथ मानसिक कारकों की भी भूमिका होती है। तो दोस्तों समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिखाई दिए कि नहीं दिए? दुर्खिम के अनुसार देख लिया। परंतु दोस्तों कुछ बाद में समाजशास्त्री आए, राइट? परंतु बाद में जो समाजशास्त्री आए, राइट? अब दुर्खिम तो सबसे पहले के समाजशास्त्री रहे, लेकिन कुछ बाद में समाजशास्त्री आए, जैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी एवं विवेचनात्मक समझ पर बल देने वाले समाजशास्त्री, राइट? तो जैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी एवं जो विवेचनात्मक समझ पर बल देने वाले, राइट? तो दोस्तों जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी एवं जो विवेचनात्मक समझ पर बल देते हैं, ये सब आपके बाद में आने वाले समाजशास्त्री हैं। तो इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि सामाजिक एवं मानसिक कारकों का अध्ययन बिल्कुल साथ में होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। तो दोस्तों जो बाद में समाजशास्त्री आए उनमें कौन? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी एवं जो विवेचनात्मक समझ पर बल देने वाले समाजशास्त्री थे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सामाजिक और मानसिक कारकों का अध्ययन बिल्कुल साथ में होना चाहिए। तो दोस्तों दुर्खिम को मैंने समझाया, और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी एवं विवेचनात्मक समझ पर बल देने वाले, तो आपको दोनों में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में एक घनिष्ठ निकटता देखने को मिली। अर्थात कि दुर्खिम जो कि प्रत्यक्षवादी थे, और प्रत्यक्षवादी तो समाजशास्त्र को दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान से पूर्णतः भिन्न अलग समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करना चाहते थे। तो दुर्खिम के लेखनी में तो मानसिक कारक दिखने नहीं चाहिए, लेकिन आत्महत्या के सिद्धांत को समझाते वक्त उन्होंने के पहले सामाजिक कारक उत्तरदायी ठहराया, लेकिन बाद में स्वीकार किया मानसिक कारक भी होते हैं। तो निकट आ गया ना, और इन्होंने भी एक्सेप्ट किया।
राइट। तो यहां पर आपको एक शब्द नया दिखाई दिया होगा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी। आपको यह शब्द समझा देते हैं, ठीक है। इसको नोट ना करना, बस समझ लेना, अलग से रफ में नोट कर सकते हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी। दोस्तों शब्द से ही यहां पर क्लियरिटी मौजूद है, लेकिन पहले आपको बता दूं, इस शब्द को जो है हर्बर्ट ब्लूमर ने जन्म दिया था। हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है, कौन? हर्बर्ट ब्लूमर ने। लेकिन दोस्तों औपचारिक रूप से जो इसको शुरुआत किया, औपचारिक प्रारंभ मीड ने किया, और आपके जो मीड हैं वो सिलेबस में मौजूद है। तो हम इसको आपको थिंकर में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा जान लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो दोस्तों शब्द को हर्बर्ट ब्लूमर ने जन्म दिया, लेकिन औपचारिक प्रारंभ किसने किया? मीड ने किया। इनकी मीड की बहुत अच्छी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, इनकी क्या है? मीड की पुस्तक है। और इन्होंने यहां पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो था प्रक्रिया, उसके लिए संचार को आधार माना गया। तो मतलब कि यहां पर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले क्या जाने, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी क्या होता है। तो दोस्तों समझिए, समाज का जो अस्तित्व है, समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतःक्रियाओं पर आधारित होता है कि नहीं? जो आपका समाज है, इस समाज का जो अस्तित्व है, इस समाज का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि समाज में जो उपस्थित सदस्य हैं उनके बीच एक अंतः क्रिया के कारण, ठीक, समझिए, अभी अंतःक्रिया को मैंने समझाया। तो समाज का अस्तित्व समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतःक्रियाओं पर आधारित होता है। एवं दोस्तों इन अंतःक्रियाओं, ये जो अंतःक्रिया है, इसको प्रतीकों के माध्यम से स्थापित हो पाती है। प्रतीकों के माध्यम से स्थापित हो पाती है। कुछ देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, अंतःक्रियावादी क्योंकि इस समाज का जो अस्तित्व है, समाज का जो अस्तित्व है इसलिए है क्योंकि समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतःक्रियाओं पर आधारित होने के कारण। लेकिन ये जो अंतःक्रिया है यह प्रतीकों के माध्यम से क्या हो रही है? स्थापित हो पाती है। तो दोस्तों इसमें प्रतीक आपके क्या होंगे? आपके प्रतीक भाषा। अब पता चला कि ये हिंदी बोल रहा है, ये इंग्लिश बोल रहा है, ये उर्दू बोल रहा है, ये फ्रेंच बोल रहा है, ये चाइनीज बोल रहा है, ये आपका और जो भी हो, ठीक है, मैथिली बोल रहा है,
ये उड़िया बोल रहा है, ये तेलुगु बोल रहा है, ठीक है। अब इतनी ढेर सारी भाषा एक ही समाज में, हर एक व्यक्ति अलग अलग, तो अंतःक्रिया में प्रॉब्लम होगी। लेकिन हर जगह अपनी अपनी समाज की एक भाषा है, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, और प्रतीकों के माध्यम से स्थापित हो पाती है। हमने क्या कहा कि ये जो समाज में अंतःक्रिया है, अब मान लो कि ये आपका फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा बोलने वाला है, तो उसका अपना एक समाज होगा, तो उसका अपना एक अंतः संबंध होगा, राइट, उसका अपना एक अंतः संबंध होगा। चाइनीज का अपना समाज है, उसका अपना अंतः संबंध होगा। मैथिली का अपना समाज है, उसका अपना अंतः संबंध होता है। तो जो अंतःक्रिया हो रही है वो प्रतीकों के माध्यम से स्थापित हो पाती है। जैसे भाषा, जैसे लिपि, जैसे भाव भंगिमा, इन सब के माध्यम से अंतःक्रिया स्थापित हो पाती है। तो दोस्तों यह आपके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी व्यक्ति है। तो हमने बताया कि दुर्खिम के अनुसार, दुर्खिम ने भी अपने आत्महत्या सिद्धांत में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक को स्वीकार किया। पहले तो सामाजिक कारक को आत्महत्या के पीछे माने, लेकिन बाद में उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारक को भी माना कि मानसिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं आत्महत्या के पीछे। और फिर उसके बाद में जो समाजशास्त्री हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी एवं विवेचनात्मक समझ पर बल देने वाले समाजशास्त्री, उन्होंने सामाजिक एवं मानसिक दोनों कारकों को अपने अध्ययन में स्वीकार किया। तो उन्होंने, जो ये प्रतीकात्मक और विवेचनात्मक वाले समाजशास्त्री थे, इन्होंने सामाजिक एवं मानसिक दोनों को अध्ययन में स्वीकार करना चाहते थे कि इन दोनों का अध्ययन साथ होना चाहिए। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो पद्धति के आधार पर भी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में समानता देखने को मिलती है, ठीक है। पद्धति के आधार पर भी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या देखने को मिल रही है? समानता। कैसे? क्योंकि दोनों में ही अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली इत्यादि का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली जैसे पद्धतियों का प्रयोग इन दोनों ही विषयों में प्रयोग होता दिखाई देता है। तो पद्धति के आधार पर भी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे के नजदीक है और निकट है। लेकिन दोस्तों समानता होने के बावजूद भी कुछ मौलिक भेद समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में देखने को मिलते हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में कितना भी समानता होने के बाद भी दोनों में मौलिक भेद देखने को मिलते हैं, राइट। तो दोस्तों समाजशास्त्र के अंतर्गत आपका क्या? समाजशास्त्र का मौलिक संबंध समाज और सामाजिक प्रक्रियाओं से है। तो इसका मौलिक संबंध तो समाजशास्त्र का मौलिक संबंध समाज और सामाजिक प्रक्रिया से है, राइट।
तो समाजशास्त्र का मौलिक संबंध किससे हुआ? समाज और सामाजिक प्रक्रियाओं से। लेकिन मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति और उसकी मानसिक प्रक्रिया से। इसका मौलिक संबंध व्यक्ति और उसकी मानसिक प्रक्रिया से है। तो दोस्तों, दोनों में संबंध के आधार पर भेद दिखाई दे रहा है। अब समाजशास्त्र के अनुसार किसका अध्ययन होगा? सामाजिक व्यवहार के आधार पर सामाजिक संबंध और अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है। राइट? सामाजिक व्यवहार अर्थात कि जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवहार का आधार क्या होगा? तो समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवहार का आधार सामाजिक संबंध और अंतःक्रिया होगी। राइट? तो समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवहार का आधार ठीक है, समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवहार का आधार सामाजिक संबंध और अंतः क्रिया होगी। राइट? लेकिन दोस्तों, मनोविज्ञान में मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार स्वयं मनुष्य की मानसिक विशेषताएं होंगी। राइट? अर्थात कि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार, यहां मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार इस मनुष्य की मानसिक विशेषताएं होंगी। राइट? ठीक है। अब दोस्तों, तो मतलब कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवहार का आधार सामाजिक संबंध एवं अंतःक्रिया, लेकिन मनोविज्ञान में मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार उस मनुष्य की मानसिक विशेषताएं होती है। और दृष्टिकोण के आधार पर समाजशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा होगा? सामाजिक होगा। समाजशास्त्र में दृष्टिकोण के आधार पर अगर देखा जाए, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा होगा? समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक होगा, अर्थात कि सामूहिक होगा। लेकिन मानवशास्त्र जो मनोविज्ञान है, सॉरी मानवशास्त्र नहीं, मनोविज्ञान जो है, उसमें मनोविज्ञान का दृष्टिकोण वैयक्तिक होगा। ठीक? मनोविज्ञान का दृष्टिकोण कैसा होगा? वैयक्तिक होगा। और दोस्तों, समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज या समूह का अध्ययन होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज या समूह का अध्ययन होता है। बस आप लोगों का 5 मिनट और क्लास है, फिर समाप्त हो जाएगा। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज या समूह का अध्ययन होता है। लेकिन दोस्तों, मनोविज्ञान में इकाई कौन है? व्यक्ति होता है। ठीक है? मनोविज्ञान में इकाई व्यक्ति होता है, तो उसमें व्यक्ति का अध्ययन होता है और उसके
व्यक्तित्व का अध्ययन होता है। तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी इन दोनों में कई प्रकार के मौलिक भेद पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपका यह पूरा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का टॉपिक समाप्त होता है। आप लोगों को आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझाया हूं और समझ में भी आया होगा। किसी को कोई समस्या होगी कमेंट कर सकता है, हम उनके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, जिन लोगों को अब एडमिशन की प्रक्रिया बिल्कुल प्रारंभ हो गई है, कई छात्र एवं छात्राओं ने एडमिशन ले चुके हैं और आप भी एडमिशन की प्रक्रिया में जल्दी शामिल होइए। संस्था का नंबर तो है ही आप लोगों के पास। और दोस्तों, आपको मैं एक अपना इंडिविजुअल नंबर दे रहा हूं। अगर यदि आपको कोई समस्या होती तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नंबर है 80402005। ठीक, 80402005 ये मेरा नंबर है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो या आपको एडमिशन लेने की प्रक्रिया में आप आना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, आपकी समस्याओं का समाधान होता है। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ समाजशास्त्र और इतिहास में। बाय बाय।